दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, संदीप, रघुवीर, श्रवण, मुकेश, ठीक है, संदीप, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। विराट, ठीक है भाई, नरसी गुज्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भैया, सभी को राम राम है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। नहीं भाई, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असल में दोस्तों क्या था ना कि 2 दिन थोड़ी सी नेट की समस्या आ गई थी हमारे यहाँ। थोड़ी सी जिस मतलब रोड पे वो बॉक्स लगा होता है नेट वाला, वो रोड बन रही थी तो खंबा वम्बा टूट गया था। तो इस वजह से नेट ही नहीं था। अब भाई जब नेट ही नहीं था तो क्लास कहाँ से लेंगे, समझ सकते हो आप। ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और कभी कभी ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होगे, इन सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पा रहे होगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए भैया, आपका भी नाम ले लिया। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वाहनों का पंजीकरण, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, जिसे आप लोग बोलते हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में कुछ धाराएं हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के सेशन में आगे की धाराएं हम लोग क्या करेंगे भैया, आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने धारा 48 तक पढ़ लिया था। और धारा 48 किसके बारे में थी भैया? धारा 48 थी आपकी एनओसी के बारे में। किसके बारे में थी? एनओसी के बारे में। अब अगली धारा जो है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगली धारा हम लोग पढ़ते हैं धारा 49। धारा 49 क्या करती है भैया? निवास या व्यवसाय स्थान में परिवर्तन, ठीक है। निवास या व्यवसाय स्थान में आप जैसे मान के चलो, आपने पहले वाहन लिया, आप किसी दूसरे निवास स्थान पर रहते थे। अब आपने पैसा वैसा कमा लिया, आपने दूसरा घर ले लिया, आप दूसरी जगह क्या हो गए भैया? शिफ्ट हो गए। तो निवास स्थान में क्या हो गया जो है? परिवर्तन हो गया। तो अगर आप अपने निवास स्थान में क्या करते हो भैया? परिवर्तन करते हो, तो आपको इसकी सूचना किसको देनी होगी? जो अथॉरिटी है उसको क्या होने की? उसको देनी होगी, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि यदि यदि क्या करते हैं भाई? निवास स्थान में यदि निवास स्थान में क्या करते हैं भैया? यदि निवास स्थान में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना क्या करनी होगी भैया? इसकी सूचना अथॉरिटी को देनी होगी। अथॉरिटी को क्या करनी होगी? अथॉरिटी को देनी होगी, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि निवास स्थान में परिवर्तन हो गया, साल 2 साल वहां रह लिए और उसके बाद जो है भैया क्या कर रहे हैं? तब सूचना दे रहे हैं। नहीं, इसकी एक टाइम लिमिट है। अगर आप निवास स्थान में परिवर्तन करते हो तो कितने दिन के अंदर? ये सारे प्रश्न है भाई। 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर जो है, 30 दिन के अंदर यानी कि 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी अथॉरिटी को। कहोगे, आप कहोगे 1 साल बाद आपने सूचना दी, कहोगे कि भैया हमने सूचना तो दी, ठीक है, सूचना तो दी, ठीक है। तो आप कहोगे सूचना दी तो टाइम के अंदर दी या नहीं दी? तो आप कहोगे 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर क्या करनी होगी? सूचना देनी होगी। इसके लिए आप कौन सा फॉर्म भरोगे भैया? अब भाई जब सूचना दोगे तो उसका कुछ फॉर्मेट होगा, कोई फॉर्म होगा, उसी के थ्रू आप क्या करोगे? सूचना दोगे, जानकारी दोगे। तो आप कहोगे क्या, किसके थ्रू आप सूचना दोगे? तो आप कहोगे फॉर्म 33। फॉर्म 33 जो है भरकर, फॉर्म 33 भरकर क्या करोगे भाई? यदि निवास स्थान में परिवर्तन करते हैं तो उसकी सूचना अथॉरिटी की देनी होगी, 30 दिन के भीतर देनी होगी, ठीक है। और फॉर्म 33 भरकर देनी होगी। अगर आप इसमें क्या कर रहे हो? लेट करते हो, ठीक है, यानी कि अगर मतलब देर से सूचना देते हो तो इसमें आपके ऊपर क्या लग सकती है भैया? इसमें आपके ऊपर जो है लेट फीस भी लग सकती है, ठीक है, लेट फीस भी लग सकती है, लेट फीस, ठीक है।
500 रुपये लगती ही है, ठीक है। और ये कौन लगाती भैया, ये राज्य सरकार आपकी लगा सकती है। राज्य सरकार जो है ये क्या कर सकती है, लगा सकती है। तो ये धारा कौन सी कहती है, धारा 49। धारा 49 क्या कहती है, एड्रेस कैसे चेंज होगा, जैसे बता रहा हूं वैसे चेंज होगा, ठीक है। धारा 49 क्या कहती है कि भाई यदि आप रेसिडेंस, यानी कि इफ यू वांट टू चेंज योर रेसिडेंस, या इफ यू चेंज योर रेसिडेंस यू इन्फॉर्म टू अथॉरिटी। जो भैया करें कि इंग्लिश में बताओ, तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। इफ यू चेंज योर रेसिडेंस यू शुड इन्फॉर्म टू अथॉरिटी विद इन 30 डेज, ठीक है। किसके थ्रू, टू फिल फॉर्म 33, ठीक है। इफ यू डोंट इन्फॉर्म अथॉरिटी ऑन टाइम, ए लेट फीस 500 रुपीज बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है भैया। तो ये जो इंग्लिश में कह रहे हैं, मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। आप चाहिए तो भैया इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये कौन सी धारा कहती है भैया, ये धारा कहती है धारा 49। अगला है आपका अगला है आपका धारा सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहता है कि स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी कि जैसे मान के चलो आपने वाहन लिया, ठीक है, आपने वाहन लिया और आपने वाहन को बेच दिया, आपने वाहन लिया और आपने वाहन को बेच दिया। अब दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कि आप अपने ही राज्य में क्या करो भैया, किसी व्यक्ति को वाहन बेचो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप भैया किसी दूसरे राज्य में वाहन को बेचो, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस जो है, अगर अपने राज्य में, अगर वाहन का मालिकाना हक उसी राज्य में चेंज होता है। मालिकाना हक चेंज कब होगा, मालिकाना हक चेंज तब होगा भाई जब आप किसी को वाहन बेच दोगे, ठीक है। तो आप कहोगे मैंने तो बेच दिया। अब पता चला अगर आप जो है उसका ट्रांसफर नहीं कराओगे, तो वो पता चला कि जिस व्यक्ति ने आपसे वाहन लिया वो उससे कोई एक्सीडेंट कर देता है, या उस वाहन पर कोई चालान होता है, तो वो किसके नाम पर आएगा, आपके नाम पर। क्यों, क्योंकि वाहन आपके नाम पर है। तो अगर आप किसी को अपना वाहन बेचते हो, तो जिस व्यक्ति को आप अपना वाहन बेचोगे उस व्यक्ति के नाम पर आपको उस वाहन को क्या कराना होगा, ट्रांसफर कराना होगा। अब दो कंडीशन है, या तो आप उसी राज्य में, मतलब जैसे मान के चलो मैं यूपी का हूं, तो मैं यूपी में ही किसी व्यक्ति को जो है वाहन को बेच देता हूं। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है कि भाई 14 दिनों के अंदर, 14 दिनों के जो अंदर है वो आपको ट्रांसफर पूरा करना होगा, अगर आप किसी दूसरे के नाम करते हो। क्लास नहीं कर रखी, प्रैक्टिस सेट नहीं समझ में आया तो दोस्त पहले क्लास करिए, फिर आप जो है प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वाहन का मालिकाना किसी दूसरे राज्य में चेंज होता है, जैसे मान के चलो मैं यूपी का हूं, मैं बिहार के किसी व्यक्ति को अपना वाहन बेच देता हूं या उसके नाम ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो ये प्रोसेस कितने दिन के अंदर पूरा करना होगा भैया, 45 दिनों के अंदर जो है ये प्रोसेस, ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है ये क्या करना होगा, पूरा करना होगा। ये कौन सी धारा में है, ये है धारा 50 में, ठीक है। ये कौन सी धारा में है भैया, धारा 50 में है। अब इसमें क्या करेगा, इसमें भी एक फॉर्म भरकर सूचना देगा, इसमें भी क्या करेगा भाई, एक फॉर्म भरकर जो है सूचना देगा, किसको, पंजीकरण अथॉरिटी को। इसमें भी क्या करना होगा, जब आप किसी वाहन को ट्रांसफर करोगे अपने से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या कहोगे, इसमें भी आपको क्या करनी होगी, सूचना देनी होगी। तो आप क्या कहोगे, ठीक है, पंजीकरण अथॉरिटी, पंजीकरण अथॉरिटी को कौन सा फॉर्म भरकर सूचना देनी होगी भाई, बताइए कौन सा फॉर्म, फॉर्म 30, ठीक है, फॉर्म 30 भरकर सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी कि भैया जो वाहन है वो क्या कर दिया है, बेच दिया है, या वाहन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया है। सूचना देनी होगी कि वाहन क्या कर दिया है भाई, वाहन को बेच दिया है, बेच दिया। अब बेच दोगे भाई तभी ट्रांसफर करोगे, बेच दिया या
ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी धारा कहती है? ये कहती है आपकी धारा 50। ये कौन सी धारा कहती है? ये कहती है धारा 50। ठीक है, चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 51। धारा 51 क्या कहती है कि मोटर व्हीकल अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। अब जैसे मान के चलो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वो कहेंगे भाई हम वाहन ले लेंगे, लेकिन अब कितना वाहन चलाएंगे, हमारे पास खुद ही फॉर्च्यूनर है या जो भी है मर्सिडीज है। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग एज ए बिजनेस पर्पज वाहन को यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं भाई, जैसे मान के चलो नमन के पास बहुत ढेर सारा पैसा है। ठीक है, अब नमन ने क्या किया कि हर्ष को जो है कहा, हर्ष के पास पैसा नहीं, मतलब मान लो भाई हो सकता है हर्ष के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो नमन के पास मान के चलो बहुत ज्यादा पैसा है। तो नमन ने कहा कि यार जो वाहन है बिजनेस के पर्पज से यूज करता हूँ और इसको किसी और से चलवाता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो नमन ने कोई वाहन खरीदा, ठीक है, अपने नाम सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, हर्ष को जो है वाहन को क्या कर दिया, लीज पर दे दिया, और एक क्या कर लिया, हायर परचेज एग्रीमेंट कर लिया। इसमें क्या होगा भाई, नमन ने पैसा लगाया, वाहन खरीद कर किसको दे दिया, वाहन खरीद कर दे दिया हर्ष को। अब हर्ष क्या करेगा, उस वाहन को चलाएगा, उससे पैसा कमाएगा, और जो भी एग्रीमेंट हुआ है नमन के साथ कि भाई हर महीने आपको हम 20,000 30,000 जो भी है वो पैसा जो है नमन को देगा। कौन देगा, हर्ष देगा। तो इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि नमन का एक बिजनेस सेटअप हो जाएगा, और जो हर्ष वाहन चलाएगा उसमें से कुछ पैसा नमन को देगा, और जो है अपना इनकम भी करेगा, कमाई भी करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर वाहन हायर परचेज एग्रीमेंट पर है या वाहन लोन पर लिया गया है, लोन पर लिया गया है, तो आप क्या कहोगे भैया, तो वो चीज जो है आरसी में मेंशन होगी कि भाई ये वाहन किस पर है, हायर परचेज एग्रीमेंट पर है या फाइनेंस पर यानी कि लोन पर है। ये सारी चीजें किस पर मेंशन होगी, आरसी पर यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी। ठीक है, तो ये आपका कौन सी धारा कहती है, ये कहती है धारा 51। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट है या लीज पर है क्या करेगी, तो इसमें जो है जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी रहेगी, इसमें क्या रहेगी भाई, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी रहेगी वो आरसी में दर्ज करेगी। जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी आरसी में, आरए मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी आरसी में ये दर्ज करेगी, दर्ज करेगी कि वाहन कैसा है भैया, वाहन लीज पर है या किसी एग्रीमेंट पर है, ये दर्ज करेगी। वाहन कैसा है, लीज पर या एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पर है। ठीक है, अगर आप जैसे देखो आपके पास मान लो कैश नहीं है, आप लोन पर वाहन लेते हो, लोन पर वाहन लेते हो मतलब फाइनेंस कराते हो, तो ये भी मेंशन रहेगा कि भाई ये जो वाहन है ये कैसे लिया गया है, फाइनेंस पर लिया गया है। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरी चीज ये भी समझिए कि मान के चलो लीज एग्रीमेंट पर है, तो ऐसा तो है नहीं कि जीवन पर्यंत का एग्रीमेंट होगा। भाई मान के चलो 2 साल की एग्रीमेंट है, 3 साल का एग्रीमेंट है, 4 साल का एग्रीमेंट है, तो जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। तो वो क्या करेगी, उस पॉइंट को आरसी में से हटाएगी कि भाई ये वाहन पहले लीज या एग्रीमेंट पर था, अब क्या है, अब नहीं है। ठीक है, तो आप यहीं पे लिखोगे कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट खत्म होने पर, खत्म होने पर क्या करनी होगी भैया, अथॉरिटी को, अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। एग्रीमेंट खत्म होने पर क्या करनी होगी, अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। ठीक है भैया, अगला देखेंगे। अब देखो अगर वाहन क्या है, वाहन लोन या फाइनेंस, फाइनेंस पर है, तो ये भी क्या होगा भैया, ये भी आरसी में क्या होता है, आरसी में
दर्ज होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज होता है। ठीक है, दर्ज क्यों होता है? अब जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, चलिए नरेंद्र है मान के चलो, भगवान न करे इनको लोन पर वाहन लेना पड़े, लेकिन मान लो कि नरेंद्र जो है भैया लोन पर वाहन ले लेते हैं, लोन पर जो है वाहन ले लेते हैं। अब नरेंद्र ने मान के चलो लोन पर वाहन लिया, ठीक है। अब मान के चलो साल 6 महीना तो किस्त अच्छे से भरी, फिर उसके बाद क्या किया भैया, मान लो नरेंद्र के पास बहुत पैसा है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान के चलो फिर नरेंद्र डिफाल्टर हो गए, इनका बिजनेस बंद हो गया, अब ये लोन नहीं भर पाए, तो फाइनेंसर को तो पैसा चाहिए भाई, वो कहेगा अरे यार ये तो किस्त ही नहीं दे रहा है। तो जो फाइनेंसर है वो भागा भागा कहाँ पर जाएगा भाई, जो फाइनेंसर है जिनको इन्होंने, जैसे मान के चलो बजाज फाइनेंस है या बहुत जैसे ढेर सारी कंपनियां हैं जो फाइनेंस करती हैं, तो अब जो फाइनेंसर है वो कहाँ पर जाएगा, फाइनेंसर कहाँ पर जाएगा भैया, वो जाएगा आपके अथॉरिटी के पास कि भैया ये देखो ये वाहन जो है इन्होंने लोन पर लिया है, और ये जो है इसका जो पेमेंट है, ठीक है, ये जो है किस्त नहीं भर रहे हैं। तो अथॉरिटी सारी चीजों की क्या करेगी भैया, जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर सही पाया जाता है कि भाई सही में नरेंद्र डिफाल्टर हो गए हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अब इनके पास वाहन रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेगी, जब नरेंद्र नहीं देंगे तो अथॉरिटी क्या करेगी, अथॉरिटी क्या करेगी भाई, उस वाहन को ट्रांसफर कर देगी, किसके नाम ट्रांसफर कर देगी, किसके नाम ट्रांसफर कर देगी भैया, फाइनेंसर के, क्योंकि पैसा तो फाइनेंसर ने दिया। अब नरेंद्र किस्त नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से क्या होगा, अथॉरिटी जो है वाहन को ट्रांसफर कर देगी किसको, फाइनेंसर को। अब फाइनेंसर के जब नाम वाहन आरसी हो गई, तो अब फाइनेंसर क्या करेगा, नरेंद्र से वाहन को उठा ले जाएगा, और फिर उसको जो भी बेच कर जो भी जिस भी तरीके से वो क्या करेगा, अपना पैसा वसूल करेगा, ठीक है। तो वाहन बेच कर कुछ करके फिर वो फाइनेंसर का हो गया। अब फाइनेंसर उसको कुछ भी करे, बेचे, स्क्रैप करे, कुछ भी करे, वो उसको करके जो पैसा नरेंद्र नहीं दे रहे हैं उसको क्या करेगा, वसूल करने का प्रयास करेगा, ठीक है। फाइनेंसर क्या करेगा, अपना पैसा वसूल करेगा, अपना पैसा मतलब वसूल करेगा मतलब समझ रहे हो ना, चाहे वाहन को अब उसके नाम हो गया तो वाहन को बेचेगा भाई किसी न किसी को, ठीक है, और फिर अपने नाम से फिर उस आदमी के नाम ट्रांसफर करेगा, तो जो पैसा नरेंद्र उसको नहीं दे रहे थे वो पैसा क्या होगा, उसका वापस मिल जाएगा। तो अपना पैसा क्या करेगा भाई, अपना पैसा वाहन को बेचकर, वाहन बेचकर क्या करेगा, वसूल करेगा। मैं एकदम देखिए, मैं एकदम आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, अगर आप इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं भाई तब तो दिक्कत है, क्योंकि किताब की लैंग्वेज तो वैसे ही टफ है, और अगर आप इस लैंग्वेज को भी नहीं समझ पा रहे हैं तब तो जो है दिक्कत। अब देख लो यार आरसी, मुझे क्या पता कैसे मालूम चलता है, देख लेना आपके आरसी किसी के पास होगी लोन में, तो देख लेना उसमें लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका कौन सी धारा कहती है भैया, ये कहती है आपकी धारा 51। कौन सी धारा कहती है, धारा 51, ठीक है। चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा कहती है धारा 52। धारा 52 क्या है भैया, वाहन में परिवर्तन। धारा 52 क्या कहती है, वाहन में परिवर्तन। जैसे मान के चलो आपने पेट्रोल व्हीकल लिया, ठीक है, कैसा व्हीकल लिया भैया, पेट्रोल। वैसा नहीं है कि भाई आप कोई 4 व्हीलर है तो उसको 10 व्हीलर बना दोगे, ऐसा तो है नहीं भाई, थोड़ा बहुत उसका जो फ्यूल फीड सिस्टम है उससे चेंज करोगे। तो मान के चलो आपने पेट्रोल वाहन लिया, अब आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है कि भैया पेट्रोल को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। पेट्रोल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सीएनजी में। तो ये कह रहा है कि अगर आप वाहन में परिवर्तन करते हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, पेट्रोल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पेट्रोल को आप सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये सूचना जो है आपको देनी होगी। ये सूचना क्या करनी होगी भैया, देनी होगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। सूचना क्या करनी होगी, सूचना देनी होगी, किसको देनी होगी, अथॉरिटी को। किसको भैया, अथॉरिटी को, ठीक है। कितने दिन के भीतर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न है भैया। 14 दिन के भीतर आपको सूचना देनी होगी कि भैया हमने वाहन में ये परिवर्तन, पहले पहले ये था, अब हमने ये परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। तो आप कहोगे 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर या 14 दिन के भीतर आपको अथॉरिटी को सूचना
देनी होगी। ठीक है, जो परिवर्तन आप कराओगे वो आरसी में दर्ज होगा। ठीक है, जो भी परिवर्तन आप कराते हो वो क्या होगा भैया, आरसी में दर्ज होगा। आरसी में क्या होगा दोस्त, दर्ज होगा। जैसे आपने पेट्रोल से सीएनजी कराया तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन आरसी में दर्ज हो जाएगा। अगर आपने फाइनेंस पर वाहन लिया है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि फाइनेंसर ने आपको पैसा दिया तब आपने वाहन लिया, तो भाई फाइनेंसर का भी हक है उस वाहन पे। ठीक है, तो इसमें अगर आप वाहन में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो एनओसी लेनी होगी किससे, फाइनेंसर से। एनओसी लेनी होगी, मतलब ये नियम है। अब आप कहोगे सर मैंने तो लिया था नहीं किया, तो एनओसी लेनी होगी किससे, फाइनेंसर से। फाइनेंसर से। तो धारा 51 जो है, धारा 52 जो है ये कहती है कि भैया अगर कोई परिवर्तन करते हो तो इसकी सूचना जो है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। मतलब जो भी आपका आरटीओ है या रजिस्ट्रिंग रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहां पर देनी होगी, 14 दिनों के अंदर देनी होगी। और जो भी परिवर्तन आप करोगे वो क्या होगी भैया, आरसी में दर्ज होगा। और अगर फाइनेंस पर वाहन है तो कोई भी परिवर्तन कराने से पहले एनओसी लेनी होगी किससे, फाइनेंसर से, कि भैया हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप वाहन में चाहो तो कोई भी चेंज करा सकते हो। ठीक है, न्यूज आती है कि किसी ने वाहन की किस्त नहीं भरी तो वाहन उठा लेगा। हाँ बिल्कुल भाई, जब वाहन उठा ले जाएगा तो क्या करेगा, अब आरसी तो आपके नाम पे होगी, तो वो क्या करेगा, जो आपका अथॉरिटी है उससे संपर्क करेगा कि भैया देखो ये किस्त तो नहीं दे रहा है, हम इसका वाहन उठा के लाए हैं, आप इसकी जो आरसी है वो हमारे नाम ट्रांसफर कर दो ताकि हम आप इस वाहन को बेचकर जो अपना पैसा है वो निकाल सकें। तो सेम यही काम होगा। और ये कौन सी धारा मैंने आपको बताया, ये धारा मैंने बताया आपको धारा 51 में। ठीक है, अगली है धारा 52, मतलब वाहन में परिवर्तन करते हो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई मनदीप भाई मैं लास्ट में बात करूंगी इसके बारे में। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि लड़की ने झूठ बोला, धोखा दे दिया, तो अब क्या बताऊं भाई मैं कोई बाबा तो हूं नहीं यार कि कोई वशीकरण दे दूं आप उसको अपने वश में कर लो। ठीक है, चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है आपकी धारा 52(2). धारा 52(2) क्या कहती है भाई, धारा 52(2) ये कहती है, जैसे देखिए धारा 52 में है वाहन में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है। अब धारा 52(2) कहती है कि भाई यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो वो क्या कर सकता है, वो अथॉरिटी की अनुमति से या अधिकारी की अनुमति से वाहन में अपने इच्छा अनुसार चेंज करवा सकता है। उसमें उसका जो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट वगैरह है, विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह है, वो सारी चीजें लगेंगी। तो धारा 52 की उपधारा है धारा 52(2). ये क्या कहती है भाई कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो अधिकारी की अनुमति से, यदि, इसमें आप लिखोगे यदि कोई व्यक्ति क्या है, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, विकलांग है तो अधिकारी की अनुमति से, अधिकारी की अनुमति से क्या कर सकता है भैया, अनुमति से वाहन में क्या कर सकता है, वाहन में विशेष परिवर्तन वो करवा सकता है, वाहन में विशेष परिवर्तन करवा सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो अधिकारी की अनुमति से वाहन में क्या कर सकता है, अधिकारी की अनुमति से वाहन में विशेष परिवर्तन करवा सकता है। कौन सी धारा कहती है, धारा 52(2) कहती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, रवि ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला है धारा 53। धारा 53 क्या कहती है भाई, वाहन के पंजीकरण आरसी को अस्थायी रूप से रद्द करना। मतलब इसमें जो आपका वाहन का पंजीकरण हो रहा है, रद्द हो रहा है, लेकिन कैसा, टेम्परेरी बेसिस पर। मान के चलो कोई दिक्कत है, समस्या है, तो अधिकारी क्या कहेगा भैया कि आप चलो हम आपका 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए आपके वाहन की जो आरसी है वो सस्पेंड कर दे रहे हैं। आपके वाहन में कोई समस्या है, आप उसको सही करा कर लाओ और फिर जो है आपकी आरसी क्या कर दी जाएगी, जो उसका टेम्परेरी सस्पेंशन है वो क्या कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 53 क्या कहती है, टेम्परेरी कैंसिलेशन ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि यदि धारा 53(1)(a) के अनुसार जब आपके वाहन का प्रयोग जनता के लिए खतरा बन जाए
तो आपके वाहन के पंजीकरण आरसी को रद्द किया जा सकता है जब तक यह मामला खत्म ना हो जाए। जब तक यह मामला खत्म हो जाए मतलब जैसे मान के चलो कोई खतरनाक चीज आप वाहन में लगा लिए या गड़बड़ है, तो आपकी टेम्परेरी जो है रद्द कर दी जाएगी आरसी। जब आप उस चीज को सही करवा के लेके जाओगे कि देखो भाई अब तो सब सही हो गया है, जनता के लिए खतरा नहीं है, या मेरा परमिट पहले नहीं था, परमिट है, अब आप जो भी आपने टेम्परेरी सस्पेंशन लगाया है उसको हटा दीजिए, तो फिर वो हट जाता है। ठीक है, तो मेन बात आपको धारा 53 याद रखनी है कि भाई वाहन का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको अस्थायी अस्थायी रूप से क्या करना भैया, रद्द करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धारा 53(1)(b) के अनुसार जब आप परमिट खत्म होने के बाद भी वाहन का प्रयोग करते हैं, जब आप परमिट खत्म होने के बाद भी वाहन का प्रयोग करते हैं, तो भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या हो सकता है, टेम्परेरी रूप से सस्पेंड हो सकता है, निलंबन हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 4 माह के लिए होता है। फिर भैया आप परमिट उर्मिट अपना बनवा लो, परमिट ले जाके दिखाओ कि भैया हमने तो परमिट बनवा लिया है, तो जो भी आपका टेम्परेरी सस्पेंशन है उसको क्या कर दिया जाएगा भाई, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है सर, ये वाहन चलने की स्थिति में नहीं है तो भी आरसी को रद्द किया जा सकता है क्या प्लीज? हाँ भैया, वाहन चलने की स्थिति में मतलब क्या, चलने की स्थिति का मतलब क्या हो गया कि भैया आपका वाहन कबाड़ है, स्क्रैप है। ठीक है, तो फिर तो उसका परमानेंट आरसी रद्द किया जाएगा, मतलब उसको फिर हटा दिया जाएगा भैया, कि उसको स्क्रैप में डाल के हटा दिया जाएगा। अगर मान के चलो चलने की स्थिति में है, चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जनता के लिए खतरा है, रोड पर चलने के लिए सेफ नहीं है, कहेगा भाई इसको सही करवाओ पहले आप, तब जो है रोड पर चलाओ, तो आप जब ऐसा कोई दिक्कत होगी तो टेम्परेरी रूप से सस्पेंड किया जाएगा। और जब चलने की स्थिति में नहीं है, कबाड़ हो गया, तो परमानेंट जो है आरसी किया मतलब रद्द कर दिया जाएगा, आरसी खत्म कर दिया जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अगली है धारा 54। धारा 53 के अनुसार निलंबन को रद्द करना। अब कुछ नहीं है इसमें, धारा 53 में, धारा 53 में क्या था भाई, धारा 53 में ये था कि भाई आपको जो है, धारा 53 में क्या था कि जो आपका आरसी है वो रद्द कर दिया गया किसी भी रीजन से, जैसे कि जनता के लिए खतरा है, आपके पास परमिट नहीं है, तो टेम्परेरी रूप से, ध्यान से समझिएगा, धारा 53 में क्या है, अस्थायी रूप से आपके वाहन का पंजीकरण रद्द किया गया है। जो भी समस्या है, जो भी 1-2 महीने 4 महीने के लिए किया गया है, आप उस समस्या को सुधरवा के जाओ। जब वो सुधरवा के आप जाओगे तो धारा 54 के तहत, धारा 54 के तहत क्या, धारा 54 के तहत क्या होगा, धारा 53 के अंतर्गत जो निलंबन है, यानी कि जो आपकी आरसी सस्पेंड हुई है उसको रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आपका सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? भैया धारा 53 क्या कहती है कि अस्थायी रूप से आपका जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया गया। मान के चलो आपके पास परमिट नहीं था, ठीक है, अधिकारी ने कहा भैया परमिट नहीं है, तो आपका आरसी हम सस्पेंड कर रहे हैं, कितने दिन के लिए, मान लो 3 महीने के लिए। अब आप क्या कहे, भागे भागे परमिट बनवाए, परमिट बनवा के जब आप मान के चलो 1 महीने के अंदर आपने परमिट बनवा लिया, तो परमिट जब आप अधिकारी के पास लेके जाओगे कि देखिए सर हमने परमिट बनवा लिया है, वही अधिकारी जिसने आपका क्या किया है, आरसी सस्पेंड किया है 3 महीने के लिए, तो जब आप परमिट बनवा के ले जाओगे उसको दिखाओगे, कहेगा हाँ देखेगा सब कुछ सही है, तो जो आपका वो आरसी सस्पेंड किया था उसने 3 महीने के लिए, वो उसको क्या कर देगा भैया, उस सस्पेंशन को रद्द कर देगा। तो आपने 1 महीने के अंदर अगर परमिट बनवा लिया, आपने दिखाया, तो 2 महीने जो आपका सस्पेंशन था वो रद्द कर दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा और सस्पेंशन था वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यही आपसे कहती है कौन, यही आपसे कहती है धारा 54। ठीक है, तो ये आपका है कि मतलब धारा 54 क्या कहती है, धारा 53 के अंतर्गत निलंबन को रद्द करना, यानी कि जो सस्पेंशन आपका हुआ है, अगर आप अपना सब कुछ सही करा के ले गए, तो धारा 54 के तहत जो अधिकारी है आपके सस्पेंशन को हटा देगा, रद्द कर देगा। ठीक है, ये कहती है आपकी भैया कौन, ये कहती है आपका धारा 54। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है धारा 55, वाहन के पंजीकरण को रद्द करना। अब धारा 55 में जो भी होगा, मतलब सस्पेंशन होगा, ये परमानेंट रूप से होगा। कैसे होगा भैया, परमानेंट रूप से, मतलब वाहन के जो आपका पंजीकरण है उसी को क्या करना, रद्द कर देना। अब इसमें क्या है, कई उपधाराएं हैं, आप बस ये ध्यान रखना, धारा 55 ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उपधाराएं जो आप मेन है वो याद रखना। ठीक है, तो धारा 55 क्या कहती है, वाहन के पंजीकरण को रद्द करना। तो धारा 55(1) क्या कहती है भाई, 55(1) ये कहती है कि यदि वाहन नष्ट हो गया, जैसे आपने कहा कि चलने की स्थिति में नहीं है,
नष्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब खत्म कहानी उसकी है, तब क्या होगा, अब उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जा सकता है। समझ गए बात को? अब आप समझ गए कि जैसे मान के चलो कोई वाहन का एक्सीडेंट हो गया, जैसे मान के चलो कोई वाहन का मतलब ना हो, ऐसा मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। किसी वाहन में मान के चलो कार में आग लग गई, पूरी आग, जैसे ऋषभ पंत के साथ जैसे मान लो हुआ था, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, अब कार पूरी फूक गई, मतलब वो चलने की स्थिति में ही नहीं है किसी भी कीमत पर। तो अब क्या होगा, वाहन मालिक को 14 दिनों के अंदर स्थानीय वाहन पंजीकरण कार्यालय में सूचित करना होगा कि भैया ऐसा ऐसा है, ये गाड़ी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब ये कभी चलेगी नहीं रोड पर, ठीक है। तब वो क्या करेगा भैया, तब वो क्या करेगा, परमानेंट रूप से जो है वाहन का पंजीकरण को क्या कर देगा, रद्द कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से धारा 55(2) क्या कहती है, यदि पंजीकरण प्राधिकारी मूल पंजीकरण प्राधिकारी है तो वह पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा, या यदि वह मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है तो वह रिपोर्ट और पंजीकरण प्रमाण पत्र को मूल पंजीकरण प्राधिकारी को भेज देगा और वह प्राधिकारी जो है पंजीकरण को रद्द कर देगा। मतलब जो है रद्द करने का काम करेगा वो है मूल अधिकारी, मतलब ठीक है, कौन है भैया, ओरिजिनल, मतलब जो बॉस रहेगा वो क्या करेगा, वो रद्द कर देगा। ये कौन सी धारा कहती है, ये धारा 55(2) कहती है, ठीक है, धारा 55(2) कहती है। अगला है धारा 55(4). धारा 55(4) क्या कहती है भाई, धारा 55(4) ये कहती है कि अगर किसी वाहन को अस्थायी रूप से भारत से बाहर ले जाया गया तो भी क्या होगा, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उस पंजीकरण आरसी को रद्द कर देगा। जैसे मान के चलो आप चले गए यूएसए चले गए, ठीक है, वाहन को लाद फान के लेके चले गए, तो आप अस्थायी रूप से, अब ऐसा थोड़ी मतलब घूमने के लिए जाओ ठीक है, लेकिन अस्थायी रूप से अगर भारत से बाहर आप वाहन को ले गए तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म किस मंथ शुरू होगा, नया कैलेंडर तो आ गया है दोस्त, इतनी अपडेट तो आपको रखनी चाहिए, ठीक है। आरटीओ को सूचना नहीं देंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं नुकसान होगा भाई, जब आगे कभी कुछ होगा पकड़े जाओगे तो उसमें फिर नुकसान वो आरटीओ बताएगा क्या नुकसान होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी वाहन को अस्थायी रूप से बाहर ले जाया गया तो रजिस्ट्रिंग प्राधिकारी उस पंजीकरण को क्या कर देगा, रद्द कर देगा, अगर परमानेंट जो है कोई व्हीकल मूव हो गया इंडिया से। अगला है धारा 55(5). धारा 55(5) क्या कहती है भाई, धारा 55(5) ये कहती है कि भाई धारा 55(5) ये कहती है कि अगर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन गलत डॉक्यूमेंट के साथ किया गया है, वाहन का रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया लेकिन आपने उसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है, गलत सूचना के थ्रू क्या किया है, पंजीकरण करवाया है, जैसे उस वाहन पर अंकित इंजन संख्या या चेसिस संख्या, मॉडल नंबर या अन्य कोई जानकारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज संख्या से अलग है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उस पंजीकरण को रद्द कर देगा। जैसे मान के चलो आप वाहन चला रहे हो, आपको तो कहता है कि भाई दिखाओ, आप आरसी दिखाओ, अब आरसी में सब कुछ मेंशन रहता है, मैंने पिछली पिछली क्लास में आपको बताया है, ठीक है, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया आरसी में क्या क्या मेंशन रहता है। तो मान के चलो मिला लिया कि देखें भाई इंजन नंबर तुम्हारा क्या है, देखें चेसिस नंबर क्या है, अगर नहीं मैच किया, मान के चलो आरसी आप दिखा रहे हो सब कुछ, और जो वाहन आप चला रहे हो मतलब इंजन संख्या, चेसिस नंबर, मॉडल नंबर, कुछ आपका इसमें से कोई चीज मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, कहेगा यार तो तुम फेक डॉक्यूमेंट दे के आरसी बनवाए थे, तो वो उस समय क्या करेगा, आरसी को रद्द कर देगा। मतलब कुल मिला के जितने भी रीजन हो सकते हैं, जैसे इंडिया से आप बाहर ले जाओ वाहन को परमानेंट रूप से तब आरसी रद्द हो जाएगी, वाहन रोड पर चलने लायक नहीं है तो आरसी रद्द हो जाएगी, आपने कोई गलत सूचना दे के आरसी बनवाई है, जब पकड़े जाओगे तो आरसी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब अगली धारा क्या है, अगली धारा है 55(5) की ए। 55, धारा 55 है, उसकी उपधारा है, ठीक है, वो क्या है 5(a), ठीक है। इसमें क्या कहती है भाई कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन स्वामी को इसका खामियाजा जो है भुगतना होगा। इसमें नाबालिग की गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा, और नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, बाकी चीजें मैंने आपको डीएल में बताई हैं। आरसी से संबंधित एक चीज नोट कर लीजिएगा कि भाई जो वाहन का आरसी है, आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, 1 साल के लिए
एक साल के लिए क्या हो जाएगा भैया, एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर जो है नाबालिग आपका वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, जुर्माने के साथ साथ जो आपका आरसी है वो क्या किया जाएगा भाई, एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, एक साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये थी धारा 55। अब अगली धारा कौन सी है भैया, अगली धारा है आपकी धारा 56। धारा 56 क्या कहती है भाई कैसे याद करें, गाड़ी में कलर चेंज कराना हो तो आरटीओ को सूचित करना। कलर वलर भैया चेंज कैसे क्यों होगा, बिल्कुल कलर चेंज कराओगे बिल्कुल आपको आरटीओ को सूचित करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आरसी में आपका गाड़ी का जो कलर है, वाहन का जो कलर है, वो भी क्या रहता है, मेंशन रहता है। तो आपको बिल्कुल भैया क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। बिल्कुल क्या करनी पड़ेगी, आरटीओ को सूचना देनी पड़ेगी कलर चेंज कराते हो तो। और आरसी में भी परिवर्तन होगा, जैसे मान के चलो सफ़ेद गाड़ी है काली करा लेते हो, सूचना देनी होगी। और जो आपकी आरसी है उसमें भी लिखा जाएगा कि भैया पहले सफ़ेद थी अब क्या हो गई, काली हो गई। बिल्कुल सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब अगली धारा है, अगली धारा कौन सी भैया, अगली धारा है धारा आपकी 56। अगली धारा है धारा 56। अब तक 56, अब तक 56 देखे कि नहीं भैया। धारा 56 क्या कहती है भाई, कि परिवहन वाहन के लिए, धारा 56 क्या कहती है, परिवहन वाहन के लिए, परिवहन वाहन के लिए क्या है भैया, फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। फिटनेस जरूरी है। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो आरसी है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो बात को, जैसे आरसी की वैलिडिटी क्या होती है भैया, आप कहते हो ना 15 साल होती है, लेकिन परिवहन वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, जरूरी है। क्या है भाई, अजीत भाई क्या प्लीज क्या कर रहे हो, अजीत भाई आप फिर से लिख दीजिए क्या आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपका बस प्लीज प्लीज दिख रहा है, उसके ऊपर आपने जो भी लिखा वो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा भैया, समझो, सिलेक्शन आपको लेना है ना, वर्दी आपको चाहिए ना, तो समझने कौन आएगा, गर्लफ्रेंड आपकी, नहीं, गर्लफ्रेंड भी तभी आएगी भैया जब वर्दी मिलेगी। और समझना आपको पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। बाकी कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैं हूं। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भैया उसके जिम्मेदार आप हो। ठीक है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर एफसी नहीं, यहीं में लिख लो कि भाई अगर क्या होगा, अगर एफसी नहीं होगा यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, तो आरसी भैया क्या होगी, आरसी वैलिड नहीं, आरसी वैलिड नहीं। ये कौन सी धारा कहती है, ये कहती है धारा 56। ठीक है, ये कहती है धारा 56। अब अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार बड़े बेवकूफ आदमी हो भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो शुरू से क्लास देखो भाई, या हो सकता है आप 20 से आए हो। अब ऐसा क्या है इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है भैया, ये तो बताओ, ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है तुमको यार, किताब से पढ़ लो भाई। अगर ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार किताब की लैंग्वेज देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धीरे समझाओ, धीरे समझाओ कि डेरे समझाओ, मुझे समझ में आ रहा है आप लिख क्या रहे हो सर। धारा 57, धारा 57, धारा 57 क्या कहती है भाई, कि मान के चलो आपके खिलाफ जो है अथॉरिटी कोई निर्णय देती है, जैसे मान के चलो आपकी आरसी रद्द करती है, कुछ भी डिसीजन, तो आप क्या हो, अगर उसके निर्णय से असहमत हो, निर्णय से क्या हो भैया, असहमत हो, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, अगर, अगर अथॉरिटी के, अथॉरिटी के निर्णय से क्या है भैया, अथॉरिटी के निर्णय से असहमत हैं, असहमत हैं, असहमत हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, तो अपील कर सकते हैं,
अपील कर सकते हैं। कौन सी धारा कहती है भैया? ये धारा कहती है आपकी धारा 57। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 57। चलिए भाई अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 58। धारा 58 में क्या है भैया? यातायात वाहनों यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यातायात वाहनों से संबंधित, यातायात वाहनों से संबंधित क्या है भाई? विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं इसमें? सर चैप्टर 25 में जुर्माना 5,000 था नाबालिग का। नाबालिग का जुर्माना 5,000 भाई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई मैंने पढ़ाया था। 25,000 रुपये का जुर्माना है, अभिभावक को 3 साल की जेल हो सकती है। और यहाँ पर अगर इस चैप्टर में हम देखें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका 1 साल के लिए क्या हो सकता है? रद्द हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई। सर यदि वाहन एक स्टेट परमिट से दूसरे वाहन में, यार इसकी जानकारी तो नहीं है भाई। ठीक है, चलिए समझ में बात है। याद याद करोगे यार, इतना समय, 6 महीने का समय है। 6 महीने में आप कोई चीज याद नहीं कर पाओगे? आप ये समझो कि आप क्यों परेशान हो याद करने के लिए। अभी 6 महीने का आपके पास समय है। नवंबर दिसंबर में आपका पेपर होना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप आराम से पढ़ो, आप तेजी से पढ़ो, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई डिमोटिवेट मत हो। किसी चीज में भाई आप लगे रहोगे तो आपको कैसे नहीं याद होगा भाई? मेरी बात ये सिंपल समझो। अभी ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बाद पेपर है, 10 दिन में पेपर हो जाएगा, आपको याद नहीं हो रहा। क्यों इतना आप इतना पैनिक कर रहे हो? अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर लास्ट दिसंबर में आपका पेपर होना है। तब तक आप याद ही नहीं कर पाओगे। पॉलिटी पढ़ते हो भाई, पॉलिटी में इतने अनुच्छेद हैं, आप याद करते हो कि नहीं? मेन मेन इसे हम कहते हैं, मान के चलो जितने अनुच्छेद हैं उसका आधा 150-200 अनुच्छेद तो आप याद करते ही होगे। तो इसमें तो यार टोटल 217 धाराएं ही हैं, आप इसको कैसे नहीं याद कर पाओगे? ठीक है। चलिए, हेलमेट का कितना चालान है पढ़ाया गया है भैया, पढ़ाया गया। आप उसको देखेंगे तो सारा कुछ आपको बतेगा। समझ में ना आने का रीजन यही है क्योंकि आपने पिछला पढ़ा ही नहीं कुछ, आप डायरेक्ट आ गए और समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो जब अपराध एवं दंड में मैं पढ़ाया हूं कि हेलमेट ना पहनना किस धारा के तहत आपके जुर्माना किया जाएगा, कितना किया जाएगा, तो आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? ठीक है, चलिए। धारा 58 में क्या है भाई? यातायात वाहनों से संबंधित विशेष प्रावधान है। इसमें जैसे कि मतलब आप कहो कि भाई टायर संख्या, मतलब जो यातायात वाहनों की सिंपल नियम कानून है भाई, टायर संख्या क्या रहेगी? ठीक है, टायर संख्या, जैसे कि आपका टायर साइज क्या रहेगा? ठीक है, टायर साइज इत्यादि, मतलब ये विशेष प्रावधान, विशेष नियम जो हैं बनाए गए हैं। ठीक है भैया। इसका जो एक्सेल वेट है कितना रहेगा? एक्सेल वेट, एक्सेल वेट, ठीक है, ठीक है। जीबीडब्ल्यू, जीबीडब्ल्यू कितना रहेगा? तो ये सारी मतलब एक यातायात वाहनों से संबंधित जो है विशेष प्रावधान है। किसमें विशेष प्रावधान है? धारा 58 में। अगली धारा है भैया, अगली धारा है धारा 59। अगली धारा है धारा 59। धारा 59, धारा 59 में क्या है भैया? धारा 59 में है वाहन की आयु सीमा का निर्धारण। वाहन की, वाहन की आयु सीमा, वाहन की जो आयु सीमा है वो कितनी रहेगी, वो निर्धारित की जाती है। किसमें? धारा 59 में। यानी कि वाहन की आयु सीमा का क्या है भैया? निर्धारण। और आयु सीमा का निर्धारण कौन करती है भैया? आयु सीमा का जो निर्धारण है वो करती है आपकी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखो, दिल्ली में ही देखो तो भाई जो पेट्रोल वाहन है, पेट्रोल वाहन की जो आयु सीमा है वो कितनी है? 15 साल है। ठीक है। और जो डीजल वाहन है इनकी आयु सीमा कितनी है? 10 साल है कि नहीं? तो ये निर्धारित करती है केंद्र सरकार। किस धारा के तहत निर्धारित कर सकती है? किस धारा के तहत? तो आप कहोगे धारा 59 के तहत। और ये भी है
कि भाई मतलब अलग अलग स्थितियों के हिसाब से अलग अलग आयु सीमा का निर्धारण हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वैसे लागू कर दिया तो पूरे भारत में एक ही कानून, नहीं। ये किसी जगह पर स्थिति क्या है, उस स्थिति के हिसाब से क्या हो सकता है, आयु सीमा का निर्धारण हो सकता है। ठीक है, आयु सीमा का निर्धारण हो सकता है। तो आप इसमें लिखोगे अलग अलग वाहन की अलग अलग आयु सीमा पॉसिबल है, यानी कि जो आपका अलग अलग वाहन है, ठीक है, अलग अलग वाहन की, ठीक है, अलग अलग आयु सीमा पॉसिबल है। मतलब पेट्रोल का देखो जैसे 15 साल, डीजल का 10 साल, तो अलग अलग वाहन की अलग अलग जो आयु सीमा है वो पॉसिबल है, मतलब कर सकती है सरकार, पॉसिबल है। तो ये कौन सी धारा कहती है भैया, ये कहती है आपकी धारा 59। ठीक है, अब इसी में आता है आयु सीमा में छूट। अब आप कहोगे आयु सीमा में छूट किसको मिली है भैया, आयु सीमा में छूट किसको मिली है, तो आयु सीमा में छूट मिली है आपकी, जैसे कि जो आपकी विंटेज कार है, विंटेज कार, विंटेज कार को क्या मिली है भैया, छूट मिली है। जैसे कि विंटेज कार मतलब जैसे कि पुरानी कोई कार है, मतलब वो यूनिक है, तो बहुत ऐसा चलती भी नहीं है, ऐसा भाई बहुत चल रही है, उससे बहुत प्रदूषण हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि भाई सबके पास विंटेज कार ही है। तो जो विंटेज कार मतलब आप देखोगे ना कि जैसे भाई कुछ लोग जो शौकीन लोग रहते हैं वो बहुत पुरानी कार्स रखे रहते हैं, मतलब एज ए शो पीस के लिए, बहुत उसको थोड़ा बहुत चलाते हैं। अब आजकल तो देखो शादी वादी में भी कोई जो पुरानी कार है वो होती है जो है, तो उसको क्या है भाई, उसको आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक है, उसको की आयु सीमा में छूट दी गई है। व्हीकल की आयु सीमा से ज़्यादा चलाया जा सकता है? नहीं भैया, क्यों चलाया जाएगा? जैसे कि मान के चलो 15 साल तक, जैसे मान के चलो आपके वाहन की आयु सीमा है, ठीक है, इसके बाद 5 साल के लिए आप बढ़वा सकते हो। तो आप जाओगे सर्टिफिकेट चेकअप वगैरह वाहन का कराओगे, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर वो वाहन चलने की स्थिति में है तो 5 साल के लिए आपकी जो वाहन की आयु सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी। अब आप कहोगे आयु सीमा से चलाया जा सकता है, भैया सब तो चलाते हैं, लेकिन वो लीगल तो नहीं है। चलाओ ना, क्या करना है, बस पकड़ में ना आओ, चलाओ, 50 साल पुराना वाहन चलाओ, क्या दिक्कत है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है क्या? मैंने आपसे क्या कहा कि वाहन की आयु सीमा का निर्धारण कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। समझ रहे हो आप बात को? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो ये धारा 59 आपकी जो है कहती है, धारा 59 आपकी कहती है। ठीक है, अगली धारा है भैया, अगली धारा है धारा 60। धारा 60 क्या कहती है, केंद्र सरकार के वाहनों का पंजीकरण। अगली धारा है धारा 60, धारा 60। धारा 60 क्या है भैया, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के जो वाहन हैं उनका पंजीकरण, केंद्र सरकार के वाहनों का क्या है भैया, पंजीकरण। केंद्र सरकार के वाहन जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो भैया, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके हो गए सैन्य वाहन। ठीक है भैया, तो ये अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सैन्य वाहन अब जाएगा, सैनिक का जो भी सरकार है सैन्य वाहन को भेजेगी आरटीओ, नहीं। तो इनका एक अलग तरीके से जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है, इसमें ढेर सारे जो है नियम कानून आपके दिए गए हैं, ढेर सारे नियम कानून दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार के वाहनों का पंजीकरण, जिसका एग्जाम्पल क्या है भैया, सैन्य वाहन है। ठीक है, चलिए अगली धारा है धारा 61। धारा 61 क्या कहती है भैया, ट्रेलर का पंजीकरण। धारा 61 में अगर आप कोई ट्रेलर वगैरह लेते हो तो उसका पंजीकरण। धारा 61 क्या कहती है, धारा 61 कहती है आपकी ट्रेलर, ट्रेलर का पंजीकरण, ट्रेलर का पंजीकरण। कौन सी धारा कहती है, धारा 61। आगे बढ़ते हैं धारा 62। धारा 62 क्या कहती है भैया, धारा 62 क्या कहती है, तो धारा 62 ये कहती है कि चोरी, चोरी के वाहनों की सूचना, चोरी के वाहनों की सूचना। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई चोर है, वाहन चुरा के भागा और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने क्या कर लिया भैया, उसको पकड़ लिया। तो आप क्या कहोगे, तो जो पुलिस है, जो पुलिस है ये क्या करेगी भाई, ये अब ऐसा थोड़ी है कि पुलिस ठीक है वाहन को पकड़ लेगी, चोर को पकड़ लेगी, लेकिन ये क्या करेगी,
पुलिस जो है सूचना देगी, सूचना देगी, किसको सूचना देगी भाई? अथॉरिटी को, कि भाई ये वाहन हमने पकड़ा है, आप इसको चेक करो कि एक्चुअल में वाहन किसका है, ठीक है, कहाँ का है, तभी तो भैया वो वाहन है उस आदमी तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये जो है धारा 62 क्या कहती है कि भाई चोरी के वाहनों की सूचना पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस ही सूचना के देगी अथॉरिटी को, यानी कि रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसको क्या करेगी? सूचना देगी, कहेगा भैया हमको बताओ कि ये एक्चुअल में जो वाहन क्या है, किसका है, ठीक है। चलिए, तो आप ये आपका धारा 62 आपका ये कहती है। धारा 63 क्या कहती है? धारा 63 क्या कहती है? धारा 63, धारा 63 कहती है मोटर वाहनों, वाहनों के राज्य, राज्य रजिस्टर, राज्य रजिस्टर का रख रखाव, यानी कि मेंटेनेंस, रख रखाव। अब ये जैसे कि देखो यूपी में जितनी भी गाड़ियां निकलती हैं तो राज्य सरकार क्या करती है? उनका एक डाटा अपने पास रखती है ना, ठीक है, तो वो क्या है? रजिस्टर में होता है। मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर का रख रखाव कौन सी धारा कहती है भैया? धारा 63। अगली धारा है धारा 64। धारा 64 क्या कहती है? धारा 64 कहती है केंद्र सरकार, मतलब इस अध्याय से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। और इसी के साथ धारा 65 क्या कहती है? धारा 65 कहती है कि भैया राज्य सरकार, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो ये भैया आपकी टोटल धाराएं थी, धारा 39 से लेकर, धारा 39 से लेकर धारा 65 तक, जिसमें आपका क्या है? वाहनों का पंजीकरण, वाहनों का पंजीकरण, ठीक है। अब भाई जो है आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो? आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर से कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अभी समय है हमारे पास 5 मिनट का, और इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है, ये आपका क्या होता है? चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में क्या करेंगे भैया? पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है भैया। अब बाकी जिनको धाराएं नहीं याद हो रही हैं भैया मत याद करो, सिलेक्शन भूल जाओ, कोई भी चीज़ नहीं याद हो रही है इसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। इतना टफ कंपटीशन है यार कि आप कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है दोस्त। फिर तैयारी व्यारी छोड़ कर जो चीज़ काम धंधा करो, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, अगर आप चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। चलिए, कौन सी समस्या भैया? समस्या तो लिखोगे तब तो समाधान करेंगे। चलिए, ड्राइवर पार्ट की कितनी क्लास होगी भैया? क्या बताएं कितनी क्लास होगी? चैप्टर 4 चल रहा है, टोटल चैप्टर 14 हैं, बीच में से चैप्टर 13 हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14। अब आप जोड़ लो कि पिछले 5 क्लासेस में हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर पढ़े हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 2 तो मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस में पहले ही पढ़ाया। क्या बताऊं कितनी क्लास होगी भैया? चलिए, नरेंद्र कह रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है। अलग अलग होती है, ठीक है भैया, अलग अलग होती है तो अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, फॉर्म किस मंथ शुरू होंगे भैया? जुलाई या अगस्त में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और बताइए सर। 112 गति सीमा विभिन्न स्थान पर गति सीमा, ठीक है भाई, उसको एक अलग क्लास में बता देंगे विभिन्न स्थानों पर गति सीमा क्या है। 10 मिनट का टॉपिक है दोस्त, उसको बता देंगे। धारा के कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? धारा के तो देखो पिछली बार तो अगर एक सेट की बात करें तो आप मान, धारा नहीं मतलब धारा, आप धारा से समझो चाहे आप वैलिडिटी से समझो, जैसे कि पॉल्यूशन कट
कंट्रोल की वैलिडिटी कितनी है, पीयूसी का फुल फॉर्म था। तो आप ये समझो कि मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं एक सेट में। ठीक है, चलिए, बस आपको ये ध्यान रखना है भैया, अथॉरिटी को देगी, अब वो किसको देगी ये आपके बारे में नहीं समझना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया तो शुरू से क्लास देखिए, और नहीं तो बंद कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। क्लियर है भाई, जो बात है साफ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता आपको। और ना इसमें ऐसा कुछ समझाने का है कि इंजन है कि भैया मैं दिखाऊं तुमको एनिमेशन की कैसे इंजन चलता है क्या होता है। इसमें बस यही है, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, नहीं याद कर पा रहे हो तो छोड़ दो भैया, दूसरा काम देखो। समझ रहे हो ना बात को? चलिए, चलिए, बहुत शानदार दोस्त। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।